हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 8 के गणित का अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ। इंग्लिश में बोलूँ तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हमें आगे कम से कम 10th क्लास तक अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो वहाँ तो आपको यूजफुल है ही, और आगे भी आपको मैथ्स अगर पढ़ना है तो ये चैप्टर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते मैथ्स में। ठीक है भाई। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा व्यंजक। ऐसा नहीं है कि हमने इस चैप्टर को अपनी प्रीवियस कक्षाओं में कहीं नहीं पढ़ा है, हमने इसे कक्षा 7 में भी व्यंजकों के बारे में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा ये चैप्टर, ये जो लेक्चर मैं बनाने जा रही हूँ, ये एक इंट्रोडक्टरी और रिवीजन लेक्चर होगा, जिसमें आपको बीजीय व्यंजक के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगी। तो क्या है भाई व्यंजक? व्यंजक से पहले अगर मैं इंग्लिश में बताऊं, एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेस करना। किसको एक्सप्रेस करना? मान लीजिए आपको मैं कह देती हूँ कि भाई मेरे पास कुछ पेन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मेरे पास कुछ पेन है। तो ये जो कुछ कहा मैंने, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है कि मेरे पास कितने पेन हैं। अगर मैं आपको कहती कि मेरे पास 5 पेन है तो ये बात फिक्स थी कि मेरे पास 5 ही हैं, ना 5 से कम है ना 5 से ज़्यादा। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास कुछ पेन है, इसका मतलब आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता कि मेरे पास कितने पेन हैं। या मुझे पता है तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे पास कितने पेन हैं। तो उन कुछ के लिए हम मैथ में एक चर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम x भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास x पेन है, या मेरे पास भाई y पेन है, या मेरे पास z पेन है। इसे हम चर बोलेंगे। इंग्लिश में हम इसे वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल मीन्स जो वेरी करे, बार बार बदले। चर मीन्स जो चले, जो बदले का मतलब भाई अब मैं एक गेम खेल लेती हूँ। मान लो मैं कहती हूँ भी बच्चों बताओ मेरे पास कितने पेन हैं। अब आपको तो आइडिया लगाना है। तो कोई बच्चा कहेगा कि मैम के पास 2 पेन है, यानी कि x की वैल्यू आप कह दोगे कि 2 है। भाई x का मतलब 2 पेन है। कोई बच्चा कहेगा नहीं मैम के पास 4 पेन है, तो इसका मतलब x का मतलब कितना हो गया? 4 है। कोई बच्चा कहेगा 3 है, तो x का मतलब हो गया 3। कोई बच्चा कहेगा नहीं एक भी पेन नहीं है भाई मैम के पास, तो x का मतलब हो गया 0। ऐसे ही आप x को अलग अलग मान आप दे सकते हो। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? भाई मैंने पूछा भाई मेरे पास कुछ पेन है, जो बच्चा मेरे पेनों की सही संख्या बता देगा उसे मैं इनाम दूंगी। ठीक है, हमने उनको x मान लिया। अब कोई बच्चा कह रहा है 0 पेन है, कोई कह रहा है 2 है, कोई कह रहा है 3 है, कोई कहेगा 1 है, कोई कहेगा 4 है। तो x को अलग अलग उत्तर मिलते जा रहे हैं, यानी x चलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बार बार वेरी कर रहा है। VARY, वेरी करना मीन्स बदलना। ये बार बार बदल रहा है, तो इसको हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको चर बोलते हैं। तो x है, y है, z है, इस तरह के जो टर्म्स हैं x, y, z, A, B, C। वैसे तो ABC को हम कांस्टेंट में लेते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हम इन्हें चर के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इन जनरली चर के रूप में हम x, y, z इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए मेरी बात को कि चर का मतलब कोई ऐसी संख्या जो निश्चित नहीं है, जिसके बारे में हमें फिक्स जानकारी नहीं है, उन्हें हम गणित में x से, y से, z से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, वेरिएबल भी बोल देते हैं। और इन x, y, z का प्रयोग करके ही अब हम व्यंजक को बनाना सीखेंगे। ठीक है, चर आया है तो चर का उल्टा एक अचर भी आता है, जिसे हम इंग्लिश में बेटा जी कांस्टेंट बोलते हैं। चर को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वेरिएबल जो वेरी करे। अचर बिल्कुल फिक्स, कांस्टेंट, स्थिर, जो बदले ना। भाई जैसे 1 है, 2 है, हर संख्या, हर वास्तविक संख्या, भाई वो हमारी क्या होती है? अचर होती है। क्यों? अब जैसे मैं आपके को मैं बोल देती हूँ कि भाई आपके पास, मेरे पास 5 पेन है, या आपका क्लास टेस्ट लिया मैम ने और आपको बोल दिया कि 10 में से आपके 5 नंबर आए हैं, तो ये फिक्स है आपके नंबर। आपको पता है कि यू हैव गॉट 5 मार्क्स। ठीक है भाई, आपको 5 अंक मिले हैं। लेकिन अगर मैम कह दे कि 10 में से आपके कुछ मार्क्स हैं, कुछ, तो ये कुछ हमें नहीं पता, यानी कि ये x भी हो सकते हैं, y कुछ, z कुछ भी, एक चर उसको नाम दे देंगे। तो ये तो हमारा चर हो जाते हैं। और जिनकी फिक्स, जिनको किसी संख्या से निर्धारित किया जाता है, वो अचर हो जाते हैं। और ये चर और अचर दोनों मिलकर
दोनों मिलकर क्या बनाने जा रहे हैं, आगे व्यंजक बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे बीजीय व्यंजक होंगे। अब कैसे बनेंगे उस चीज़ को हम देखते हैं। भाई चर और अचर, चर में अचर को जोड़ दो, चर को अचर से गुणा कर दो, चर को अचर से भाग कर दो, आपस में घटा लो। ये चार हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जमा घटा गुणा भाग। अब हम इन दोनों की आपस में जमा घटा गुणा भाग करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए x को मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये हो गया 4x, x में मैं 4 जोड़ दूं तो ये x जमा 4 ही हो गया, x में से 4 घटा दूं तो x घटा 4 और x भाग 4 करूं तो x बटा 4। ये चारों के चारों एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, व्यंजक कहलाते हैं। और जहाँ भी एक्स वाई जेड ऐसे अननोन यूज होते हैं तो वो हमारे कैसे व्यंजक हो जाते हैं बेटा जी, वो हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। कौन से व्यंजक कहलाते हैं भाई, बीजीय। ये देखो बीजीय व्यंजक, बीजगणित एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे कहलाते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मात्र है, ऐसे हजारों करोड़ों इनफाइनाइट व्यंजक हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी इन व्यंजकों को थोड़ा सा हम संख्या रेखा पर प्रस्तुत करना देखते हैं कि संख्या रेखा और व्यंजक। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर करूँ, ठीक है भाई, ताकि अगली बड़ी कक्षाओं में 9th-10th में आपको प्रॉब्लम ना आए। संख्या रेखा, वैसे तो संख्या रेखा का मतलब होता है वो रेखा जिस पर हम संख्या दिखाते हैं। और उसको कैसे करते हैं, यहाँ 0 लेते हैं, इसके राइट साइड में 1 2 3 4 बराबर अंतराल पर, और लेफ्ट साइड में हम इसके लेते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। ये होती है हमारी संख्या रेखा। भाई अब इस पर संख्याएं तो दिख जाएंगी, x कैसे दिखेगा, तो हम क्या करते हैं भाई, हम एक रेखा और बना लेते हैं। मान लो मैंने ये एक रेखा और ड्रॉ कर ली, और इस पर भाई x का मतलब क्या बताया था मैंने, x का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, x का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। जब वो कोई भी नंबर हो सकता है तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होगा। तो मान लिया कि ये x है, ठीक है भाई, ये x है, ये 0 है, 0 से यहाँ तक की दूरी x है। वो कितनी है हमें नहीं पता, वो 1 भी हो सकती है और वो 100 भी हो सकती है। तो ये हमारा x है। अब मैंने यहाँ पर आपको 4 एक्सप्रेशन दिए हैं, x गुणा 4 यानी 4x। पहले मैं x जमा 4 बताती हूँ आपको। देखो ये 0 है और 0 से यहाँ तक की ये दूरी x है। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ x जमा 4। तो बेटा x में 4 जोड़ने का क्या मतलब, x जमा 4 का क्या मतलब है कि x में 4 जोड़ना है। अब ये इतनी दूरी मान लो 4 है, ये बिंदु O है, ये बिंदु A है और ये बिंदु P है, और ये दूरी 4 है और ये x है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, तो ये जो P बिंदु होगा, ये P बिंदु आपको x जमा 4 को दर्शाएगा। इसमें हमने x के अंदर 4 को जोड़ दिया है। अगर मैं x घटा 4 की बात करूँ, ठीक है, अब एक और संख्या रेखा मैं यहाँ लेकर आपको दिखाती हूँ। भाई ये O है और ये O पर बिंदु हमारा क्या है, 0 है, और ये हमारा A है, और ये दूरी अगर मेरी x है तो x घटा 4 का क्या मतलब है, x घटा 4 का मतलब है x में से 4 कम करना। तो इतनी ही दूरी को हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, 4 दूरी को कम कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x घटा 4। ध्यान से समझना है भाई, ये x है, x जमा 4 का मतलब x में 4 जोड़ना यानी 4 आगे जाना। संख्या रेखा पर हमें पता है कि दाईं तरफ जा रहे हैं तो हमारी बढ़ती जा रही हैं संख्याएं, बाईं तरफ आ रहे हैं तो हमारी संख्याएं कम होती जा रही हैं। तो ऐसे ही अब यहाँ x के दाईं तरफ 4 आगे गए तो x जमा 4 वाला पॉइंट आ गया, और x के पीछे 4 पर आए, मान लो ये Q पॉइंट है, तो ये x घटा 4 हो गया। अब मैं आपको संख्या रेखा पर 4x दर्शा दूँ, 4x यानी कि 4 बार x का आना। अब ये O है यानी 0 है, और ये A पॉइंट है, और ये पूरी दूरी अगर हमारी x है तो 4 गुणा x का मतलब असल में क्या है, x जमा x जमा x जमा x, यानी x को 4 बार जोड़ना। तो ये एक x हो गया, इतनी ही दूर दोबारा चले जाओ तो ये एक और x हो गया B पे, इतनी ही दूर फिर चले जाओ तो ये एक और x हो गया C पर, और इतनी ही दूर फिर चले जाओ तो ये एक और x हो गया। तो ये x 1 2 3 और 4 बार हो गया। तो O से D तक,
ओ से डी तक की पूरी दूरी तो 4x के बराबर हो गई। और ये जो डी बिंदु है ये हमें किसको दर्शा रहा है, 4x को दर्शा रहा है। ये डी बिंदु किसको दर्शा रहा है, ये हमें 4x को दर्शा रहा है। और एट लास्ट हमारा अब बच जाता है x/4। तो x/4 को भी हम देख लेते हैं। x/4 का मतलब x का चौथा हिस्सा। तो ये O है जो 0 को दर्शा रहा है, ये A है जो x को, ये पूरी दूरी x है, ठीक है। तो x/4 का मतलब इसके 4 बराबर हिस्से करना। ये x एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट के 4 बराबर टुकड़े करने हैं, 1 2 3। तो ये 1 टुकड़ा, ये 2 टुकड़े चॉकलेट के, ये 3, ये 4। तो हर टुकड़ा हमारा क्या होगा, x/4 के बराबर होगा। तो ये O है, तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा x/4। ये पॉइंट, ये 2x/4, क्योंकि x/4 2x/4, ये वाला होगा 2x/4। यहाँ तक 3 बार आ चुका होगा, तो ये होगा 3x/4 और ये होगा 4x/4, यानी कि x के बराबर। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा संख्या रेखा के बारे में बताया कि संख्या रेखा पर बीजीय व्यंजक कैसे दर्शाते हैं, x को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक। एक बार फिर से मैंने आपको बताया कि चर और अचर को मिलाकर जितने भी एक्सप्रेशंस हमारे बनते हैं वो सब बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार तो हम एक ही चर का प्रयोग कर लेते हैं, उसी से काम चला लेते हैं। तो एक चर वाले व्यंजक जैसे x में ही है, मान लो मैंने अभी दिखाया था x/4। अब मैं x को 2 से गुना कर दूं तो 2x भी एक व्यंजक है। मैं ले लूं 2x/7 तो ये भी एक व्यंजक है। 3x-9 तो ये भी एक व्यंजक है हमारा, ठीक है भाई। ये इसके अलग अलग पद होते हैं। x में 4 जोड़ा तो 2 पद हैं, दोनों से जुड़कर ये एक व्यंजक बन रहा है। ये अकेला पद है, ये फिर 2 पद हैं, ये फिर 2 पद हैं। x/3 + 6 ये भी एक व्यंजक है। लेकिन इन सब में केवल x का प्रयोग हो रहा है, तो ये एक चर वाले व्यंजक कहलाएंगे। कई बार ऐसे व्यंजक भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा चरों का इस्तेमाल होता है, जैसे x/y व्यंजक है। मैंने आपको बोला चर और अचर को मिलाकर, ठीक है। तो उसमें चर में अचर तो मिलता ही है, चर में चर भी मिल जाता है, चर में चर भी मिल जाता है। तो x/y एक व्यंजक है, x/y/5 भी एक व्यंजक है। 2x/y - 7 कर दें तो एक व्यंजक है। x/3y + 4 ले लो तो ये एक व्यंजक है। 2x/5y - 1 ले लो तो ये एक व्यंजक है। लेकिन ये 2 चर वाले हमारे व्यंजक हैं। समझ आ गई बात आपको? फिर से मैं क्लियर कर दूं कि x और x/y/z और संख्याओं को मिलाने का मतलब उनकी जमा, घटा, गुणा, भाग से जो एक्सप्रेशन बनते हैं वो हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लिया कि राम के पास कुछ रुपए हैं, तो राम के पास रुपए कुछ हैं, तो माना कितने हैं वो x रुपए हैं। और हमें कह दिया गया कि श्याम के पास राम से 10 रुपए ज़्यादा हैं। समझो इस बात को, ठीक है। तो श्याम के पास कितने हैं, राम से 10 ज़्यादा। अब राम के कितने हैं, x, ज़्यादा का मतलब जमा करना, तो श्याम के पास x/10। ये अब एक बीजीय व्यंजक है। ये भी व्यंजक है, ये सिंगल पद है, ये भी व्यंजक है और ये भी व्यंजक है। बात समझ आ रही है आपको कि राम के पैसों से श्याम के पास 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो राम के रुपयों में 10 रुपये जोड़ दो तो किसके आ जाएंगे, श्याम के। राम के पास है x, उसमें 10 जोड़ दिया तो ये श्याम के रुपये आ गए। और ये चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, बीजीय व्यंजक, जो कि एक चर में है। अब इसी 2 चर वाले को भी मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो राम के पास हैं भैया x रुपये, ठीक है, हमें पता नहीं है तो हमने x रुपये मान लिए। और भैया श्याम के पास हैं y रुपये। और एक तीसरा दोस्त है मोहन, जिसके पास राम और श्याम से भी 5 रुपये ज़्यादा है, ठीक है।
राम और श्याम के रुपयों को मिलाकर भी 5 रुपये ज़्यादा हैं, तो राम जमा श्याम जमा 5, तो राम के पास है x रुपये, श्याम के पास है y रुपये जमा 5, तो मोहन के पास जो पैसे हैं वो कितने हैं, x जमा y जमा 5। तो ये 2 चर वाला बीजीय व्यंजक है और ये हमारा एक चर का बीजीय व्यंजक है। ठीक है भाई, तो ये आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि आपकी इसमें प्रयास कीजिए, मैं दे भी रखे हैं, एक चर वाले व्यंजक। बात समझ आ गई आपको? और ये है हमारा 2 चर वाला व्यंजक। क्लियर है आपको यहाँ तक? ये जो मैंने उदाहरण लिखे हैं ये आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 148 पर प्रयास कीजिए दिया होता है, उनको ज़रूर से ज़रूर किया करो। तो उस प्रयास कीजिए में क्या दे रखा है कि एक चर वाले और 2 चर वाले व्यंजकों के 5-5 उदाहरण लिखो। तो देखो मैंने पहले ही 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 उदाहरण आपको यहाँ लिख कर दे दिए हैं। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से व्यंजक समझ आना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैंने अब आपका 8th का पूरा सिलेबस वहाँ कवर करना है। अब हम बीजीय व्यंजकों यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ नई टर्म सीखने जा रहे हैं। पद यानी कि टर्म्स, गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स और गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट्स। ठीक है भाई, ये 3 चीज़ें अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। पद क्या हैं? तो ये जो x है, y है, z है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब पद होते हैं। मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 4x जमा 5, तो ये पूरा हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक है। कैसा बीजीय व्यंजक है? एक चर में है। किस में है? एक चर में है। कौन सा चर यूज हो रहा है? इसमें x हो रहा है। ठीक है, अब जब हम इसके पद की बात करते हैं, हम इसकी टर्म्स की बात करते हैं कि भैया इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो यहाँ 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स हैं। आप ये देखो, इसके अंदर इसको जोड़ा, ठीक है ना, 4x के अंदर 5 को जोड़ा तब ये पूरा बना है। तो ये दोनों पद हैं। ठीक है, ये दोनों पद हैं, पद 1 जमा पद 2। तो जब मैं 4x जमा 5 को लिखती हूँ तो ये इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो इसे मैं कहूँगी द्विपदी व्यंजक। पद होता है ये। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बहुत सारे व्यंजक कराए हैं, उन्हीं को देख के बताती हूँ मैं अभी आपको। देखो ये है भैया x जमा 4, कितने पद हैं? 1 और 1 2। अकेला 2x है, इसके जमा घटा में कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा एक ही पद है। ये इसमें 2x जमा 7 है, तो 2x पहला पद है, 7 दूसरा। आपको एक पहचान बता देती हूँ कि व्यंजक में जमा घटा के जितने भी चिन्ह हो वो गिन लो। इस पूरे व्यंजक में जमा का एक ही चिन्ह है। एक चिन्ह है तो 2 पद पाएंगे, एक चिन्ह है तो 2 पद पाएंगे। इसमें एक भी चिन्ह नहीं है, 0 चिन्ह है तो एक ही पद है। देखो यहाँ नीचे आओ, यहाँ से छोड़ के पहले मैं नीचे यहाँ आ रही हूँ। देखो x जमा y जमा 5, 1 पद, 2 पद, 3 पद। ठीक है, इसमें जमा के चिन्ह कितने हैं? एक ये रहा, एक ये रहा। 2 जमा के चिन्ह है ना, तो 3 पद पाएंगे। क्लियर है आपको ये बात? तो ये द्विपदी, 2 पदी, इसमें भी 2 पद हैं, 1 और 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक हमारे होते हैं। वैसे तो बहुपदी भी होते हैं जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। तो ये पद हमारे कहलाते हैं। और ये पद, अब देखो 4x की बात करूं मैं, तो 4x कैसे लिख रखा है? 4 गुणा x। ठीक है, तो ये इसके इन दोनों के गुणनफल से 4x बना है। तो जो 4x के गुणनखंड करूं मैं, गुणनखंड फैक्टर, गुणनखंड का मतलब फैक्टर, गुणा में खंड, तो वो क्या बनेंगे? एक 4 बनेगा और एक x बनेगा। भाई 4x किस किस से मिलके बन रहा है? 4 से और x से ही तो मिलके बन रहा है। 4 और x से ही तो मिलके बन रहा है, तो 4 और x इसके गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, और 4x एक पद हो जाता है और 5 दूसरा पद हो जाता है। ये पद गुणनखंड। ठीक है, समझ रहे हो बात को? मान लो मैं लिख दूं 8xy, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 8 गुणा x गुणा y। तो ये तीनों के तीनों इसके क्या हो जाते हैं? गुणनखंड हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनों के गुणनफल से ही हमारा 8xy बन रहा है। क्लियर है?
आगे बढ़ूँ मैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म हमारी है जो है वो कॉफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, संख्यात्मक गुणांक जिसे हम बोलते हैं, संख्यात्मक गुणांक। ये 9th क्लास में आप जाते हो तो वहाँ पूरा चैप्टर आ जाता है एक हमारा, उसकी एक पूरी एक्सरसाइज में यही सब पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट का क्या मतलब है? कोई चर जिस भी संख्या से गुणा हो रहा है, मान लो एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, एक बीजीय व्यंजक लिख देती हूँ मैं, 3x जमा 5y घटा 7, ये व्यंजक मैंने लिख दिया। तो ये कैसे बन रहा है? 3 गुणा x, बात समझ आ रही है? ये बन रहा है 3 को तो x से गुणा किया गया है, 5 को y से गुणा किया गया है और घटा में 7 लगाया गया है। तो x का गुणांक क्या है? 3 है, संख्यात्मक गुणांक। x किस संख्या से गुणा हो रहा है? तो हम यहाँ कहेंगे इसको केवल और केवल गुणांक बोला जाता है। इन शॉर्ट x का गुणांक, यानी जो x की गुणा में अंक आया है, भैया गुणांक का संधि विच्छेद कर दो, क्या बनेगा? गुणा जमा अंक। तो x की गुणा में 3 आ रहा है तो x का गुणांक हो गया 3। y का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ y बोल देते हैं, तो y की गुणा में कितना आ रहा है? जमा का 5, तो y का गुणांक हो जाएगा 5। ठीक है। अगर हम ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक ले लेते हैं, मान लो मैं ले लेती हूँ -5x + 7y + 3, तो अब मैं इसमें बात करूँ x का गुणांक तो क्या बनेगा? -5। y का गुणांक की देखो, जिसका भी गुणांक बताना है, मैंने x का गुणांक बताना है तो x को ढक लो, ये x है ना, इसको ढक लो। x के आगे जो भी पूरी संख्या बचती है, संख्या ध्यान देना, संख्यात्मक गुणांक, संख्या साइन समेत, जमा है तो जमा, घटा है तो घटा, वो x का गुणांक है क्योंकि वो x के साथ गुणा हो रहा है। तो x का गुणांक हो गया -5। अब y का गुणांक बताना है तो भैया y को ढक लो, तो y का कोफिशिएंट जमा का 7 आ जाएगा। तो ये है हमारा गुणांक। तो पद, गुणनखंड और गुणांक। और अब यहाँ फटाफट से एक लास्ट टॉपिक और मैं आपको बता देती हूँ कि एक पदी व्यंजक, अभी मैं बता भी चुकी हूँ ऊपर, द्विपदी व्यंजक और भैया बहुपदी व्यंजक। ठीक है। एक पदी या एक पद भी बोल देते हैं जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे खाली x ले लिया, या मैंने 3x ले लिया, या मैंने 7y ले लिया, या 8/3 z ले लिया, इनमें कोई दूसरा नंबर नहीं तो जुड़ रहा, नहीं घट रहा, तो ये एक पदी व्यंजक है। क्लियर है आपको? द्विपदी का अभी ये देखो, इसी पेज पर मैंने आपको उदाहरण दिया था, जब 2 पद जुड़कर जो व्यंजक बनता है वो हमारा कौन सा व्यंजक कहलाता है? द्विपदी व्यंजक कहलाता है। तो द्विपदी, एक पदी को बोलते हैं मोनोमियल। मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा मैं इंग्लिश साथ साथ लूँ। मोनोमियल, एक पदी का मतलब है मोनोमियल, द्विपदी का मतलब है बायनोमियल। इसमें 2 पद हो, जैसे 4x घटा 9, 3x जमा 5, x जमा 7/9, मान लीजिए मैं लेती हूँ 6y + 4, तो ये सब हमारे द्विपदी हैं। इसके बाद त्रिपदी भी आते हैं जिनमें 3 पद होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। अभी मैंने उदाहरण दिया था, मान लो मैं ले लूँ x² जमा x जमा 5, एक ही चर में है, ये चर भी ध्यान रखना, एक चर में। ये 2 चर में ले लेती हूँ मैं, x जमा y जमा 7, 3 पद हैं, 3 पद हैं, 2 चर हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ट्राइनोमियल। और इसके अलावा जो बच जाते हैं 4 पद वाले, 5 पद वाले, 4 पद वाले, 5 पद वाले, उन सब को बेटा जी हम बोल देते हैं बहुपद, यानी कि पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल, जिसमें 3 से ज़्यादा सब पोलिनोमियल में आ जाते हैं। मान लो x जमा y जमा z जमा w, आगे 4 पद। एक चर में भी हो सकता है, कैसे? x² नहीं, x³ ले लेती हूँ मैं, x³ + 3x² + 4x + 9, कितने पद हो गए भाई? 4 पद हो गए। 5 पद भी हो सकते हैं, 6 पद भी, उन सब को फिर हम बहुपद बोल देते हैं। और ये बहुपद का टॉपिक आप जब पढ़ोगे वो आपका आएगा क्लास 9th में।
समझ आ रही है बात? तो अभी आपने जस्ट इन चीज़ों को समझना है। तो आज के लेक्चर का मैं एक फटाफट से कंक्लूजन कर देती हूँ आपके लिए। आज मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है बीजीय व्यंजक की। गणित में जब भी किसी चीज़ का हमें पता नहीं होता, अननोन है कोई टर्म हमारे पास, अननोन है, तो उसे हम मान लेते हैं एक्स में, वाई में, जेड में, ए में, बी में, सी में। तो जिस में हम मानते हैं ये वेरिएबल या चर कहलाते हैं। कुछ फिक्स संख्याएं, कुछ क्या संख्याएं तो अनंत है हमारे पास जो फिक्स हैं। तो इन चर और अचर को मिलाकर हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन आता है वो व्यंजक, एक्सप्रेशन इंग्लिश में कह देते हैं, हिंदी में उसको व्यंजक कह देते हैं। यानी चर और अचर के मिलन से, मिलाप से जो बनता है, चर और अचर को मिलाने से जो हमारे पास आता है वो व्यंजक कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। उसका उदाहरण मैंने आपको यहाँ पीछे एक पेज पर दिया भी है कि राम के पास इतने रुपए हैं, श्याम के पास इतने हैं। तो वो आपको डेली लाइफ में आपका यूज पता लग जाता है। ठीक है भाई, x गुणा 4, x मेरे पास कुछ रुपए हैं और उसका 4 गुणा मैं आपको दे दूं तो 4x हो गया, है ना। मेरे पास जितने हैं उसमें 4 जोड़कर आपको दे दूं तो x जमा 4 हो गया। मेरे पास जितना है उसमें से 1 कम कर दूं तो x घटा 4 हो गया। 4 से भाग कर दूं तो x बटा 4 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये डेली लाइफ में कहीं यूज नहीं हो रहे। यहाँ फिर मैंने उनको संख्या रेखा पर एक्सप्रेस करके दिखाया है। उसके बाद जो मुख्य बात हमारी यहाँ पर आ जाती है, वो एक चर वाले और दो चर वाले व्यंजक आ जाते हैं। ये 148 पेज पर आपका प्रयास कीजिए है। इनको फिर मैंने उदाहरण से फिर समझाया है यहाँ पर। एंड एट लास्ट हमने 2 चीज़ें और देखी हैं। पद क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणांक, और एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। जब मैं पूरी एक्सरसाइज आपको कराऊंगी, एग्जाम्पल्स कराऊंगी, इन सब बातों को मैं वहाँ बार बार रिपीट करूँगी। इन नोट्स को मैं आप इन्हें PDF के रूप में भी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाने जा रही हूँ 8th क्लास का, तो आप उसको ज्वाइन करें, अपने डाउट्स उसमें मुझसे शेयर करें। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।